हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूं और ये क्वेश्चन है जी 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कि साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फिलहाल मेरे पास बिहार बोर्ड का ही गाइड है और वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अगर किसी भी बोर्ड का हो तो ये मत सोचो कि बिहार बोर्ड का है सर। तो देखो, साइंस, सोशल और मैथ सभी बोर्ड के लिए बराबर होता है। और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, समझ लो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन हो, बिहार, झारखंड, यूपी, सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। इसमें 40 प्रश्न है और 40 प्रश्न में 40 आपको लाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ाऊंगा, तो अगर लगता है कि मैं अगर आपको स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो पहले पॉज कीजिएगा, आंसर दे लीजिएगा, तब आप आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल है। सवाल यहाँ पे है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ओके, तो फास्ट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। नीचे कमेंट है, खाली है कमेंट बॉक्स। अगर आप हर क्वेश्चन का कमेंट नहीं कर सकते हो तो एक बार 40 क्वेश्चन में कितना सही बनाते हो उसका कमेंट जरूर करना। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। मैं जो भी मोटिवेशनल वीडियो या जो भी मैं बताया हूँ उसमें मैं ये हमेशा जिक्र किया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है तो करना है जी। ठीक है, और आपको ये बहुत ही काम आएगा। तो सेकंड सवाल है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन, मतलब मात्रक होता ही नहीं है। तो किसी लेंस का जो आवर्धन का ऐसा मात्रक, तो आवर्धन का ऐसा मात्रक ही नहीं होता है। ठीक है, आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है? हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में या तो फिर किस में होगा? तो 3 का राइट आंसर होगा हवा में। हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। अगर इसमें हाँ, अगर निर्वात अगर ऑप्शन होता है निर्वात, तो निर्वात ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, लेकिन निर्वात है नहीं, इसलिए प्रकाश यहाँ पे आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद पर या दृष्टि पटल पर? तो 4 का हमारा आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आंसर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल। तो आपको लग रहा है कि अगर मैं फास्ट कर रहा हूँ ना तो वीडियो पहले रोक लीजिए, आंसर दे लीजिए, वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद वीडियो को चालू कीजिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? क्लियर है? काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला प्रतीत होता है। आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश की कौन सा वर्ण है, कौन सा रंग है? एक मिनट का, वायुमंडल में प्रकाश की कौन सा यहाँ पे रंग दिया हुआ है जो अधिक प्रकीर्णन करता है? प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? और वो है क्या? नीला रंग। इसीलिए तो आकाश का रंग इसी के कारण जो है नीला दिखाई पड़ता है। ओके, नेक्स्ट सवाल आपका है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत आवेश वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है कूलाम है ना। आंसर हमारा क्या होगा? डी। सब याद करना, वोल्ट जो है विद्युत शक्ति का है, वोल्ट का है वाट है शक्ति का, ओम है विभवांतर प्रतिरोध का, एम्पियर है विद्युत धारा का। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? जो ऑप्शन दिया हुआ है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काठ क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो 8 का आंसर क्या होगा? हमारा डी। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर, लंबाई पर निर्भर करता है कि लंबाई जितना रहेगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तापमान पर भी डिपेंड करता है। ओके, प्रतिरोध बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा संबंध सत्य है? तो ये तो बहुत इजी सवाल, आप फॉलो जानते हैं, भी बराबर आई आर होता है। इससे रिलेटेड और सवाल है, देखो
तो V बराबर आई आर, V बराबर तो आई आर ही होगा। ये ओम का नियम का फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, है ना। तो ओम के नियम का ही फॉर्मूला ये V बराबर आई आर। क्लियर है, आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट वाला है अतिभारण के समय, अतिभारण मतलब ज़्यादा लोड जो हो जाता है, ओवरलोड इसको बोलते हैं। अतिभारण मतलब ओवरलोड। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो जाहिर बात ओवरलोड कब होता है? बहुत कम हो जाता है, पर परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ओवरलोड जब होता है जब इसमें बहुत अधिक मान जो विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा तभी तो ओवरलोड होगा, है ना। क्लियर है, आंसर हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। तो 5 मिनट में 10 सवाल पढ़ लिए, बहुत जल्दी 40 सवाल कर लेंगे हम लोग। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, आमीटर में या गैल्वेनोमीटर में? तो विभक्त वलय का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है विद्युत मोटर में। क्या होगा आंसर? 11 का आंसर हमारा ए जो होगा वो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है जी, कौन सा परंपरागत ऊर्जा है? परंपरागत ऊर्जा कौन सा है? जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। परंपरागत के मतलब हुआ जो हमेशा के लिए है, ठीक है, हमेशा चलते रहेगा। कौन सा ऊर्जा है? तो फिर 12 का आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये होगा जैव मात्रा, बायोगैस। बायोगैस जो है वो परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है, आंसर हमारा एक क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। स्वच्छ साफ सुथरा, जिससे मतलब प्रदूषण नहीं फैलता। कोयला से तो प्रदूषण फैलता है, लकड़ी से भी प्रदूषण फैलेगा, लेकिन प्राकृतिक गैस से प्रदूषण नहीं फैलेगा, नेचुरल गैस से, है ना। आंसर क्या होगा 13 का? सी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3। तो संगमरमर का सूत्र क्या है? तो संगमरमर का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये आपका है बिना बुझा हुआ चूना और ये बुझा हुआ चूना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, तो उसको क्या कहते हैं? मतलब उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो उसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, उपचयन तो ऑक्सीकरण बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन का संयोग होता तो उसको बोलते हैं अपचयन। अगर हाइड्रोजन का संयोग बोला तो अपचयन, और ऑक्सीजन का संयोग हो तो उपचयन। नेक्स्ट सवाल है, धोबिया सोडा, जिसको धोवन सोडा भी कहते हैं ना, धोबिया सोडा मतलब ये हुआ धोवन सोडा का सूत्र क्या है? NaCO3, Na2CO3 × 10H2O CaOH2। तो ये है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट × 10 भाग पानी। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा राइट। क्योंकि धोवन सोडा याद रखना 10 भाग पानी भी इसमें होता है। ठीक है, धोवन सोडा में 10 भाग क्या होता है? पानी भी होता है, याद करिएगा। और NaCO3 में ये खाने वाला सोडा है। क्लियर है, हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। 16 का आंसर बी। 17 देखें, दांत को साफ करने के लिए जो दंत मंजन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दांत को साफ करने में जो दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो दंत मंजन क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, या इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारे दांत में अम्ल जम जाता है, दांत में जो है ना सोते हैं तो अम्ल जम जाता है, उसको साफ करने का हमको क्षार की जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्षारीय रहता है। नेक्स्ट सवाल है, हमारे शरीर का pH परास के बीच कितना के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में जो pH परास है वो कितना के बीच काम करता है? 4 से 4.8, या तो 5 से 5.8, 6 से 6.8, 7 से 7.8। तो हमारे शरीर में pH परास काम करता है 7 से 7.8, 7.0 से 7.8। आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? इनमें से कौन सा धातु है जिसका गलनांक जो है सबसे कम रहता है? एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, फेरम। तो सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन इनमें से है? 19 का हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सोडियम, इसका गलनांक सबसे कम है। नेक्स्ट वाला है, क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में बोल रहे हैं ना, 72 कक्षा में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? तो ये देखो, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8, 7 में तोड़ते हैं इसको। ये पहला कक्ष में रहता है, 2 परमाणु रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा।
दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और आखिरी आखिरी मतलब ये लास्ट टेबल है 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो आखिरी में जो आएगा ना वही हो गया परमाणु के बाहरी कक्षा। ठीक है, जैसे कि अगर सोडियम है तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना है, 11 है, 2, 8 और 1 में टूटेगा। तो जो लास्ट में कितना हो गया परमाणु संख्या, लास्ट में सोडियम के 72 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। ओके, आखिरी सवाल, लास्ट सवाल है, कौन सा 21वां सवाल सॉरी, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरे ख्याल से आप सभी को याद भी होगा, है ना। कौन सा अधातु है, अधातु, एक होता धातु एक अधातु, दोनों सवाल ऐसा इसमें से आता है। तो कौन सा धातु है जो तापमान कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, और वो है ब्रोमीन। ठीक है, याद करना, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बना, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बना, इसलिए ब्रोमीन अधातु है। और इस यही सवाल अगर आ जाए कौन सा धातु बोल दे तो फिर हमारा पारा होगा। ठीक है, जो तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है हाइड्रोकार्बन का सबसे सरलतम यौगिक है। हाइड्रोकार्बन का सबसे सरलतम यौगिक कौन इनमें से है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 22 का सही आंसर होगा हमारा मीथेन होगा, है ना। मीथेन जो है सबसे सरलतम यौगिक है। क्लियर है। और 23 सवाल देखें, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो ऑक्सीजन अणु होता है, ये 2 परमाणु के बीच ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी, परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है ना। तो 2 6 में तोड़ेंगे तो ये चाहेगा कि हम इसके आखिर में 8 बन जाए, तो 2 ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीजन अगर बनेगा तो देखो 6 तो होता है, इसके आखिर में कितना है, 6 है। तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर के 1 2 3 4 5 6, तो ये इसको अगर मिला लेगा ऐसे तो देखो 8 बन गया है। तो कितना परमाणु साझा किया, 2 परमाणु, इसको बोलते द्विबंध। यहाँ से ये मिल जाएगा द्विबंध। ओके, नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n+2। नेक्स्ट सवाल देखें, कौन इनमें से कौन सा उपधातु है। ठीक है, उपधातु इनमें से कौन है, बहुत अच्छा सवाल है। जिंक, कैल्शियम, गैलियम, सी कार्बन। तो ये जर्मेनियम है। तो उपधातु इनमें से कौन है, तो यही हमारा सी, जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। ठीक है, याद रखना, जर्मेनियम उपधातु मतलब उपधातु मतलब वह कुछ धातु का इसमें गुण पाया जाता है और कुछ अधातु का गुण पाया जाता है। ठीक है, कम मात्रा में, अल्प मात्रा में धातु का गुण पाया जाता है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो 2n2, 2n2, 3n2, 4n2। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हो ना तो आपको अधिकतम 2n2 ये देखने को मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 2n2 जो है अधिकतम संख्या मिलेगा देखने के लिए। ओके, चलो 27वां सवाल है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकर्ण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल बहुत अच्छा तरह से जानते हैं, इतना बार मैं सवाल करा चुका, ये सब जितना सवाल आ रहा ना सब 9:30 बजे रात में एकदम रिवीजन होता है, धुआं प्रश्नों का धुआं करते हैं, वहाँ पे रैंडमली सवाल करते हैं एकदम, है ना। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को 9:30 बजे रात में ज़रूर आया करो, सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉपी में, आप पढ़ते पढ़ते बस यूँ ही याद हो जाएगा। पराबैंगनी विकिरण जो कि ओजोन परत इसको क्या करता है, रोक लेता है, सोख लेता है, जो ज़मीन पे आने से रुक जाता है और त्वचा कैंसर होने से बच जाता है। नहीं तो अगर आ जाए तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, पर्णहरित, पूर्ण सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा स्वपोषी पोषण करता कौन है। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और जो जीव है उसको स्वपोषी कराएगा। तो पेड़ पौधा ही तो होता है जो स्वपोषी करता है, अपना भोजन खुद बनाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, क्लियर है। 29वां सवाल देखें, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, हमारा आंसर क्या होगा 80 mm। आंसर जो होगा ओ ए राइट होगा 80 mm। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखें, रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्त को रोकने में मदद करता है, रक्त को थक्का बनाने में। जैसे कट गया कहीं पे तो थक्का बनता है कि नहीं,
ऐसे तो नहीं बहते रहता है, थक्का बन जाता है, रुक जाता है ना। तो कौन सा अवयव है इसमें से जो थक्का बनाने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। हमारा आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स, जो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी है? उभयलिंगी कौन इनमें से? उभयलिंगी मतलब उसमें नर मादा का लिंग जो है एक ही में पाया जाता है। केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो 31 का सही आंसर क्या होगा? केंचुआ उभयलिंगी है। ठीक है, केंचुआ जो है क्या है? उभयलिंगी है। ओके, याद रहेगा आपको। सवाल बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे। निम्न में से कौन एक लिंगी पुरुष है? एक लिंग मतलब एक ही लिंग है और दूसरा कोई लिंग नहीं है। एक लिंगी पुरुष पे कौन है? गुलहड़, सरसों, पपीता, गुलाब। तो पपीता है एक लिंगी पुष्प। बहुत अच्छा सवाल है। कितना बार मैं इस सवाल पढ़ाया हूँ? मैं उम्मीद करूँगा आप लोग से 40 में 40 सवाल आंसर आना चाहिए। अगर 40 नहीं आया तो 35 से तो नीचे किसी का आना नहीं चाहिए। 35 से नीचे आएगा तो फिर मैं समझूंगा कि आप तैयारी सही नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी कमेंट जरूर करना आपका कितना आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग है? ये 3 रोग है जो इसमें से कुछ रोग है जो जीवाणु से होता है और एक रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है। गोनेरियो, सिफिलिस, मस्सा, कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है? तो मस्सा एक रोग होता है, बॉडी में दाना दाना टाइप का हो जाना, समझे, लाल लाल होगा। मस्सा टाइप करके देखना गूगल पे तो मिलेगा, आपको पता चलेगा कैसा होता है। तो वो जीवाणु से नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये दोनों जो रोग है ना, जीवाणु से। आंसर हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन बोले तो पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इंसुलिन तो बॉडी में पाया जाता है जिसके कारण मधुमेह होता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि होता है। एस्ट्रोजन तो जानते हैं महिला में पाया जाता है। साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन। ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी राइट होगा। मेरुरज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोन्स से, मेडुला से। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? तो 35 का आंसर होगा हमारा डी, मेडुला से। ओके, 35 का आंसर क्या होगा? डी होगा। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न से कौन सा है? पादप में पाया जाना, पादप में ये चारों पादप में पाया जाना वृद्धि हार्मोन का नाम बताना है। तो एड्रेनलिन ये तो ऑलरेडी मनुष्य में पाया जाता है। इंसुलिन तो मनुष्य में पाया जाता है। थायरोक्सिन मनुष्य में पाया। अगर ये यहाँ पे सभी पादप हार्मोन का नाम दिया होता है तो आप कन्फ्यूजन कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 तो मनुष्य में जंतु में पाया जाता है हार्मोन। तो पादप हार्मोन एक जिब्रेलिन है। अगर हाँ इस सवाल को हार्ड बनाने के लिए पादप हार्मोन का ही नाम देना चाहिए था, सभी हार्मोन का नाम पादप हार्मोन देना चाहिए था, तब बेहतर होता। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ना और दिमाग थोड़ा सा लगता वहाँ पे। आंसर हमारा फिलहाल ये होगा। कौन सा बौने को दर्शाता है? कौन सा इनमें से है जो बौना पौधा को दर्शाता है? मेंडल ने जो बताया था, तो कौन सा था इनमें से है जो बौना? आपको बौना दिख भी रहा है? 37 का आंसर दिख रहा ना? कौन बौना दिख रहा है? लो ना यार, सी तो दोनों स्मॉल टी दोनों तो बौना ही दिख रहा है। इसके साथ एक लंबा आ गया तो इसको ताकत मिल गया, इसके साथ में एक लंबा आ गया ताकत मिल गया, ये तो ताकत रही है, यही बौना हो गया। आंसर सी। ऐसे भी याद रखो कम से कम। निम्न से कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? मतलब पर्यावरण के लिए अनुकूलन नहीं, पर्यावरण के लिए उपयोग नहीं है। पैदल चलना, तो पैदल चलेंगे तो पर्यावरण पे कुछ नुकसान नहीं आएगा। साइकिल चलाएंगे तो भी पर्यावरण पे कुछ नुकसान नहीं आएगा। हाँ, मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उसका जो धुआं निकलेगा वो नुकसान कर देगा पर्यावरण को, है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा इसका? है ना, आंसर इसका सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्री तट, वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो 39 का आंसर क्या होगा? हमारा डी हो जाएगा, वन, है ना। ओके, और लास्ट सवाल देखो, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। ठीक है, केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 40 सवाल करा दिया है और सभी सवाल देख लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो होगा 2018 का।
ठीक है। इस तरह से मैं जहाँ तक हो पाएगा पॉसिबल मैं कंप्लीट करवाऊँगा आपको। उसके बाद फिर आपको एक लेसन में हर लेसन से कितना क्वेश्चन है जो उस लेसन से पूछा गया एग्जाम में, समझ आ रहा। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है इसमें बहुत सारे जो कि सब लेसन से मिक्स है, कुछ इस लेसन। तो पहले लेसन जैसे उठा लेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, अब उसमें से कौन कौन सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया है 2011 से लेकर 2019 तक, उन सभी सवाल को ऐड करके आपके सामने लाएंगे। मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो आपको मास्टर बना देंगे, टेंशन न लीजिए। और बाकी सब्जेक्टिव याद कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।